नमस्कार, राम सा धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे साथ में एक सफलता का पर्याय जुड़े हैं। इनका नाम है विमल जी रणवा और यूं कह लो कि मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी संगत वाले ही हैं। इनका एक साथ में दो भर्तियों के अंदर चयन हो चुका है और अभी हम बैठे बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि दो खुशखबरियां आना बाकी है, मतलब दो भर्तियों में भी चयन ऑलमोस्ट इनका तय हो चुका है। तो पहली भर्ती में जिनका इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ जिस भर्ती में, उसका नाम है हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 और उसकी अंतिम सूची जो है वो जारी हो चुकी है। तो एक तो हम इनसे एलडीसी भर्ती में कैसे इनका सिलेक्शन हुआ ये अनुभव जानेंगे। दूसरा, रीट के अंदर भी प्रोविजनल लिस्ट के अंदर ये शामिल हो चुके हैं और बता रहे हैं कि भी ऑलमोस्ट तय है। इसके बाद में रीट लेवल 2 के अंदर, लेवल 1 के अंदर जो वेटिंग चल रहा है, रिजल्ट आना बाकी है, उनके अंदर भी ये कह रहे हैं कि लगभग सिलेक्शन तय है। तो कहने का मतलब हमारे साथ में एक ऐसी सफलता जुड़ी है जिसने चार चार युद्ध लगभग जीत लिए हैं, दो युद्ध जो है उनका परिणाम बाकी है। तो विमल जी, आपका धोरा क्लासेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और ऑनलाइन वैसे तो हम स्वागत करते रहते हैं, एक दूसरे का बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज आप लोगों के साथ में मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। तो सबसे पहले दिल खोलकर आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद महावीर जी। सभी दर्शकों एक का हार्दिक एक स्वागत। मैं हाँ एक मैं भूल गया हूं कि सर, यूवी सर, माला पहनाओ इनको, क्योंकि सफलता जो होती है उसके लिए हाँ ये चीजें जरूरी होती है। और मैं क्योंकि लेकर आ गया था, अब क्योंकि जल्दी सेशन भी है, लाइव क्लास भी है आगे होने वाली, और विमल जी के पास में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम भी एक दूसरे कामों में फंसे रहते हैं। तो सर, माला पहनाकर स्वागत कीजिए आप। और थोड़ा सा वो पार्टी वार्टी वाला सिस्टम है वो हम बाद में कर लेंगे। तो देकर काई करशो यार थे, माड़ाड़ू देख लो। इसके बाद आप अगर बात शुरू करा तो सबसे पहला सवाल विमल जी ये है कि आपने जो ये सफलता प्राप्त करी है इसमें आपका संघर्ष कितने सालों का है, अगर मोटा मोटी देखें तो? 8 से 10 साल मुझे तैयारी करते हो गया। मतलब पहले नॉर्मली तैयारी चल रही थी मेरी। अभी 1 साल से ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद अभी 1 साल से मतलब मैं तैयारी में लगा हुआ था। पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा था। और सबसे पहले मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी। उसमें लगभग बढ़िया पेपर हुआ है और उसमें लगभग हो जाएगा सिलेक्शन। उसके बाद रीट की थी। रीट के बाद लगभग कॉमन तैयारी थी सब में। 90% सिलेबस है वो लगभग सेम होता है। इसीलिए हमें जो मतलब अलग अलग तैयारी के पीछे नहीं पड़ के सिलेबस के पीछे पढ़ना चाहिए। जो कॉमन सिलेबस है वो तैयार कर लेना चाहिए। ये बात आप समझ रहे हो, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एक भर्ती की तैयारी ना करके सिलेबस की तैयारी कर लो। सिलेबस का मतलब क्या है कि राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, मैथ रीजनिंग पढ़ लो, इनकी तैयारी कर लो। देखो, जिस व्यक्ति ने तीन चार सफलताएं प्राप्त करी है, निश्चित रूप से उसने सिलेबस की तैयारी करी है। एक बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि सर, आपने एक साल का बताया है, तो उससे पहले भी आपने तैयारी तो करी है, परीक्षाएं आपने दी है, तो पहले क्या कमी रह गई थी मोटा मोटी अगर देखें? उसमें इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी जितनी अभी। मैंने 1 साल लगातार मतलब 13-14 घंटे लगातार सिर्फ तैयारी को दिए थे। लेकिन पहले मैं साथ में क्या कि स्कूल में पढ़ाता था तो तैयारी तो पीछे से थी वो। लेकिन तैयारी पीछे से वो सिलेबस की तैयारी थी। फिर आके वो सिलेबस पढ़ा मैंने जो बोर्ड ने जारी किए और उससे वो सफलता मिल गई बाद में। मतलब रणनीति का फायदा मिला हाँ, है। रणनीति का। भाई तैयारी, क्योंकि ये स्कूल लाइन में थे, टीचिंग का काम ये करवा रहे थे, अपना सब्जेक्ट इनका इंग्लिश है तो उस सब्जेक्ट से ये पढ़ा रहे थे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी जो चाहिए होती है आज के जमाने में, आज की किसी भी भर्ती परीक्षा का एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो तैयारी आपकी एक साल की हाँ, है। 1 साल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी तैयारी में ऑफलाइन जो कोचिंग होती है जिसमें बच्चे सामने बैठकर तैयारी करते हैं, उस कोचिंग का कितना योगदान है? नहीं, मेरे हिसाब से एक बार ऑफलाइन कोचिंग का कीड़ा निकाल लेना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग एक बार करनी ज़रूरी है। अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं करोगे आप तो ना तो वो माहौल समझ में आएगा ना कैसे तैयारी करनी है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि प्रॉपर गाइडेंस मिलता है पहली बात तो। और माहौल है वो बढ़िया मिलता है, पढ़ने का बढ़िया माहौल मिलता है। उससे हम क्या है कि आगे तैयारी मतलब कैसे जारी रखनी है, कितना पढ़ना है, क्या करना है। और कंपटीशन में आते हैं। मतलब एक बार ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन में घर बैठे अकेले पढ़ते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि लगभग एक क्लास में 100-150 बंदे होते हैं तो कंपटीशन होता है उनके बीच में। तैयारी हमेशा ही कंपटीशन से होती है। कंपटीशन के बिना तैयारी नहीं होती है।
बिल्कुल सही बात बोली है। इस बात का मीनिंग ये नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग को ये प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब सही बता दिया है कि ऑफलाइन में आपको ये पता रहता है कि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने तरह की खोपड़ियां एक क्लासरूम के अंदर बैठी है, आपसे कितने लोग आगे हैं, आप कौन सी पोजीशन पर स्टैंड करते हैं, परीक्षा में सवाल किस प्रकार के आते हैं। और ये भी सर ऑफलाइन में ही पता चलता है कि एक सिलेबस में हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि आज के जमाने में हर टीचर विश्लेषण करके पढ़ाता है। तो जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी के 20-25 टॉपिक जो लगते हैं, उनमें से एक टीचर को पता होता है कि कौन से टॉपिक में से आरएसएम एसएसबी सवाल पूछता है, कौन से टॉपिक में से आरपीएससी ज्यादा सवाल पूछता है। तो टीचर जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाता है वो ये भी आपको बताता है कि इस टॉपिक की वैल्यू आपकी परीक्षा में कितनी रहने वाली है, और ये बात ऑफलाइन में ही समझ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात क्या थी, इन्होंने ये बताया कि हमें माहौल से ये पता चलता है कि हमें कितनी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, या हमसे कितने लोग आगे हैं, और सफलता अगर प्राप्त करनी है तो हम किस प्रकार से अपनी सफलता खुद सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑफलाइन की बात सर हो गई। अब क्योंकि ऑनलाइन जमाना है, तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, चाहे हमारा है चाहे अन्य लोगों का है, उसकी अगर भूमिका की बात करें तो आप किस हिसाब से इसको तय करते हैं? नहीं, एक बार देखो, ऑफलाइन कोचिंग करना जरूरी है, उसके बाद आप ऑनलाइन कोचिंग में आ सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग किए बिना हमें ऑनलाइन कोचिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये सुनिश्चित है। ये मेरा खुद का ट्राई किया हुआ है, निजी सजेशन है मेरा कि आपको एक बार ऑफलाइन कोचिंग करनी ही चाहिए, नहीं तो आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। सीधे ऑनलाइन कोचिंग में जाओगे, ऑनलाइन आपने कोर्स ले लिया तो उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि हमें क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में मिलता है। घर बैठे अकेले तैयारी कर रहे हो तो वो कहते हैं ना कि मम्मी बेजांगणु दौड़ियो, का बेटा कोई का साग दौड़ियो का अकेलो दौड़ियो, का अकेलो दौड़ियो, जना हार जीत तो एक ही आदमी की होनी है। तो आप जब साथ में होते हो, जैसे टेस्ट सीरीज होती है, उसके अंदर 500 लोग टेस्ट लगाते हैं, आपकी रैंक आती है, तो आपको पता चलता है कि 500 लोगों में आप कौन सी रैंक पर हो। क्लासरूम में 50 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ बैठते हो, तो आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा है। मुझे यह लगता है कि जो ऑनलाइन कोचिंग होती है उससे हमें फायदा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मतलब कोई भी बच्चा, फ्रेशर जो बच्चा होता है, जो पहली बार मान लो कंपटीशन के फील्ड में आता है, वो ऑनलाइन कोचिंग का क्या 100% बेनिफिट उठा पाता है? नहीं उठा पाता। क्या है कि अगर ऑनलाइन कोचिंग करोगे तो उसमें आपको 50% फ़ायदा मिलेगा ऑफलाइन कोचिंग का। ऑफलाइन कोचिंग में अगर आपको 100% मिल रहा है ना, तो ऑनलाइन कोचिंग में फर्स्ट टाइम आपको उसका 50% ही मिल पाएगा। ये आप कहीं पे भी ये देख, जो भी अभी सफल हुए हैं ना लोग, उनको आप पूछना कि ऑफलाइन कोचिंग कितनी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी ही चाहिए, कहीं पे भी करो वो। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि मतलब जो भी सफल इंसान है या जो भी टीचर ईमानदार है, वो यही कहता है कि एक बार ऑफलाइन की तैयारी करो। सर मैं आपको मेरा अनुभव बताऊं तो ये हमारा जो ऑफलाइन सेटअप है वो 1 जून से हमने शुरू किया है, उससे पहले हमारा ऑनलाइन था। तो मैं खुद ये कहता था नए बच्चों को कि बेटा आप जहां भी आप तैयारी करना चाहो, एक बार आप ऑफलाइन तैयारी कर लो, उसके बाद ऑनलाइन हमसे पढ़ लेना चाहे किसी और से पढ़ लेना। लेकिन खाली अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सफलता मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि लंबी चली जाएगी। आपको 1 साल की जगह 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, तो बहुत सारा टाइम लगता है। और ऑफलाइन के बाद जब ऑनलाइन आते हो आप, तो उसमें आपको इतना ही पता करना है कि आपकी कमजोरियां कौन सी है जो ऑनलाइन से आप दूर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जेक्ट कमजोर है, 2 सब्जेक्ट कमजोर है, तो आप पर डे 2-3 क्लासें देखकर वो कर सकते हो, या प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जैसे एमसीक्यू के बैच चलते हैं, उनको आप ज्वाइन करके बहुत सारे लोगों के साथ जुड़कर आप लाइव में तय कर सकते हो कि आप कितने सवालों के सही जवाब दे पा रहे हो। आगे मैं बात को बढ़ाऊं तो इस पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम हुआ था रीट का 27 फरवरी को, उसके बाद एलडीसी हाईकोर्ट का एग्ज़ाम था 19 मार्च को। तो उस बीच में मैं इतना मतलब प्रॉपर एलडीसी हाईकोर्ट का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पा रहा था। तो 2-3 दिन बाद महावीर सर से मेरी बात हुई, इन्होंने बुलडोजर नाम से टेस्ट सीरीज चला रखी थी, वो टेस्ट सीरीज मैंने ली, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए और इनकी बदौलत मेरे रिटर्न में 240 नंबर आए 300 में से। तो ये तो तारीफ वाली बात होगी। धन्यवाद आपका कि आपने समझा, उस बात को जाना। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको लेकर मैं हमेशा कहता हूं कि आप लेने के बाद में पछताओगे नहीं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। चाहे मेरी टेस्ट सीरीज हो
चाहे मेरा क्रेज कॉम्बो हो, चाहे मेरा नहीं बल्कि धोरा क्लासेस का, मैं तो एक इंसान हूं, काम पूरी टीम का रहता है, तो सब लोग उसमें शामिल है। तो सब लोग जो काम करते हैं उनकी जो विचारधारा है वो बहुत सिंपल है। विचारधारा ये है कि वर्तमान कंपटीशन को देखते हुए, पुराने पेपरों का विश्लेषण करते हुए, हम इस तरह से आपको स्टडी मटेरियल या कंटेंट प्रोवाइड करवाएं जिससे समय की बचत हो और सीधा परीक्षा पर उसका वार हो। इस तरह की हम कोशिश रखते हैं। देखो, हमारा भरोसा इसमें नहीं है कि हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी जनरेट करें, इसमें है कि बहुत ज्यादा क्वालिटी जनरेट करें। जैसे मैं सर मानता हूं कि कोई भी अगर एक टॉपिक ले, हम किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी या राजस्थान ज्योग्राफी, अगर एक टॉपिक लें तो एक टॉपिक से मोस्टली कितने सवाल निकलते हैं? अगर एक टॉपिक ले, एक टॉपिक से सवाल बहुत सारे निकल सकते हैं, कितने भी बना सकते हो एक टॉपिक से। बनाने को कितने कितने भी कितने भी सकते बना हैं। सकते हो, घुमा फिरा के कितने भी सवाल। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, मतलब एक टॉपिक मान लो कोई लेंथी टॉपिक है तो जो ज्यादा से ज्यादा 200 250 सवाल, 300 सवाल, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। 200 सवाल मान लो ज्यादा से ज्यादा। हमने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। जैसे जो 200-300 सवाल निकलते हैं, हमने उनके कम करते करते 20-25 सवाल बना लिए। एक टॉपिक के 200 सवाल कम से कम निकलते हैं, आप सुन रहे हो। हमने क्या किया है, आपने देखा है कि क्रेज कॉम्बो के अंदर हमने हर टॉपिक के सवाल 200 के 20 और 25 सवाल बना दिए, यानी 10% हमने सवाल बनाए हैं। हमने क्या किया सर, हमने हर सवाल की व्याख्या बना दी, यानी जो एक्स्ट्रा या जो फालतू सवाल बनते हैं हमने उनको व्याख्या के अंदर कवर कर लिया। तो अगर बच्चा एक सवाल पढ़कर उसकी व्याख्या पढ़ता है तो बच्चे को लगता है कि यार ये तो 20-25 सवाल है, मैं कर लूंगा, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है। वही बात होगी कि अगर वजन हम 50 किलो उठाएं तो जोर आएगा, 10 किलो उठाते हैं तो जोर कम आता है। तो मैंने क्या किया कि हम सब ने मिलकर 200 सवालों की जगह हमने 20-25 सवाल बनाए एक टॉपिक के, और वो सवाल बनाए जो पीछे पूछे गए हैं, उनके आधार पर हमने उनकी व्याख्या बना दी। अब ये हो गया है कि हमारी बनाई हुई सीरीज से सवाल बाहर जाता ही नहीं है और पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है, ये हमारी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, ये बात मैंने इनकी बुलडोजर टेस्ट सीरीज है उसमें देखी है। अगर मैं रीट में या फिर इनसे, मैंने इंग्लिश से इनसे प्रॉपर गाइडेंस लिया था, उसी की बदौलत है मेरे रीट में भी बढ़िया स्कोर है, सेकंड ग्रेड में बढ़िया स्कोर है। सारा इन्हीं का आशीर्वाद है, बड़े भाई है मेरे, सारा इन्हीं का आशीर्वाद। देखो, हम कंसल्ट करते रहते हैं, हम मेरे को जरूरत है। अब देखो, अब इनकी सफलता का परिचय ये आपको दे रहे हैं, आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो मेरी हेल्प हो गई। इनको जरूरत पड़ी तो मैंने हेल्प कर दी, तो हम मिलकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी जिस माहौल में रहते हैं एक दूसरे की हेल्प करने की सोचें। 4 लोग मिलकर तैयारी करते हैं तो एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें और सही सलाह एक दूसरे तक आप पहुंचाते रहें, और इससे क्या जो सफलता मिलती है तो आप वर्षों तक उसको याद भी रखते हो। अब अगर विमल जी मैं बात करूं तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, तो फैसिलिटीज होने से सफलता जल्दी मिलती है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, फैसिलिटी मायने नहीं रखती, मायने रखते हैं वो लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करो, तो सफलता आपको चाहे आज मिलो चाहे 2 साल बाद मिलेगी। लेकिन आप अगर सही माहौल में नहीं रहोगे तो आपसे सफलता उतनी दूर होती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं, आपके मन में होगा कि स्कोर कितना किया है, टाइपिंग टेस्ट इनका कैसा रहा, टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने लंबे समय तक इन्होंने मेहनत करी है, वो सब सवाल ले लेते हैं। क्योंकि सर एलडीसी को लेकर लड़कियां और लड़के दोनों कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। जैसे एलडीसी ले लो या असिस्टेंट कह लो, एक ही बात है, क्योंकि ये ऑफिस की डेस्क की जॉब है। तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है कि बच्चे पीछे हट जाते हैं टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर। तो पहला सवाल तो ये कि आपने हाईकोर्ट एलडीसी के रिटन एग्जाम में कितना स्कोर किया था? 240 नंबर 300 में से। और उसकी कट ऑफ क्या रही थी ओबीसी की? कट ऑफ रही थी 230 नंबर, क्योंकि उसमें क्या था, वो आरक्षण है एलडीसी हाई कोर्ट में, वो एक ही बार देते हैं, फाइनल कट ऑफ में देते हैं। पहले उसमें क्या सिस्टम रहता है, हर कैटेगरी से 5 गुना उठाते हैं। तो जनरल में आजकल फॉर्म है वो बहुत ही कम भरे जाते हैं, तो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 196 और ओबीसी की थी 230। तो उसमें 230 मतलब मैक्सिमम ओबीसी की थी आरक्षण होने के बावजूद। वो कारण ये था कि उसमें मतलब ओबीसी के 5 गुना उठाए थे और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है वो ओबीसी के थे, तो वो 230 उस वजह से रही थी। और आपके 240 मार्क्स थे। फिर टाइपिंग की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी, एकदम तैयार थे, या ये रिजल्ट आने के बाद में एक्टिव हुए? नहीं, टाइपिंग की तैयारी में मेरे एक कारण था, मेरे 1 साल का ओ लेवल कोर्स होता है, एक सोसाइटी करवाती है दिल्ली की, वो मेरा कोर्स किया हुआ था 1 साल का।
तो उसमें मेरी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग पहले की हुई थी, सिर्फ अब प्रैक्टिस करनी थी। तो वो मैंने 1 महीने सीकर गया था, मैं सीकर एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था, कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिया था। लगभग 7-8 घंटे डेली टाइपिंग करता था मैं 1 महीने प्रॉपर। 1 महीने लगातार टाइपिंग की, और मेरे टाइपिंग में 50 में से 30 नंबर आए थे टाइपिंग में। और एफिशिएंसी में एक सवाल था, वो उसमें था ही नहीं, उसमें 47 नंबर आए 50 में से, यानी उसमें 100 में से 77 स्कोर हुआ मेरा, 77। कुल मिलाकर 100 में से 77 स्कोर कर लिया। अच्छा, ये बात देखो कि टाइपिंग टेस्ट का डर बन जाता है जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आता है। तो जैसे मान लो आपका 1 महीना बचा है टाइपिंग होने में, तो एक तो डर बन जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है कंप्यूटर का, आपको लगता है कि आपने हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग कर रखी है, कीबोर्ड का आपको नॉलेज है, तो अगर आप 1 महीने 7-8 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। मेरे पास में फोन करते हो, जैसे NWDA वालों का फोन आने लग गया है। बच्चे कहते हैं सर रिटर्न तो आपकी कृपा से निकल गया। मैं कहता हूं अरे कृपा तो ऊपर वाले की है, आपकी मेहनत है। मैं तो कोशिश कर रहा हूं और मुझे तो कोशिश में सफलता मिल रही है, और आपकी सफलता से मेरी सफलता जुड़ी हुई है। तो मैंने NWDA की तैयारी में 2-3 बैच निकाल दिए हैं। तो उसमें बच्चे मेरे को फोन करते हैं कि सर टाइम तो दिया है कम, टाइपिंग हमारी की हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है कि हमें आत्मविश्वास आ जाए। तो आत्मविश्वास के लिए कोई दवाई तो होती नहीं है, बस ये है कि आप प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो, अपने आप पर भरोसा करो, अंतिम समय में वही आपका साथ देगा। एक और सवाल पूछूंगा, जब आपका टाइपिंग टेस्ट हो रहा था, तो टाइपिंग टेस्ट जब शुरू होता है तो एक तरह की हेजिटेशन, डर, वाइब्रेशन की फीलिंग आती है, तो उसको आपने कैसे इग्नोर किया था? उसको इग्नोर करने का मेरे पास तरीका था, क्योंकि मेरे पहली बात तो मेरे पेपर पीछे बढ़िया हुआ था, अच्छा है उसमें। और उसमें मतलब जब मैं बैठा था तो हेजिटेशन, जो 2 मिनट वो टाइम देते हैं पहले टाइपिंग करने के लिए, तो हेजिटेशन है वो 2 मिनट में मेरा निकल गया था। बाद में जब टाइपिंग की ना तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हो रहा था मेरे को, इजीली टाइपिंग कर ली, सारा काम इजीली हो गया। और मतलब हेजिटेशन है ना, वो जब होगी ना तो आप वहाँ बैठोगे ना उसी वक्त हो जाएगी। वो आपको पहले एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 2-3 मिनट का, कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आपकी हेजिटेशन निकल जाएगी। हेजिटेशन वाली वो सबके होता है कि वहाँ बैठती हेजिटेशन, वो स्वभाव क्या है, सबके होगा वो। एक ये सवाल रहता है कि जैसे अपने हाईकोर्ट वाली टाइपिंग है वो सॉफ्टवेयर पे हुई थी, किस प्रकार से हुई? थोड़ा टाइपिंग के बारे में बताओ, ताकि आने वाली भर्ती की कोई तैयारी करे तो उनको जानकारी रहे। सोनी टाइपिंग ट्यूटर नाम से एक टाइपिंग ट्यूटर आता है, उसमें हूबहू वही मैटर आता है जो वहाँ हाई कोर्ट में पूछा जाता है, और वही मार्किंग होती है लगभग। अब अगर मान लो आप सोनी पे कर रहे हो, सोनी पे आपके 11 नंबर आए हैं ना, तो हाई कोर्ट में 11.5 नंबर ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। तो ये सोनी जो आपका सॉफ्टवेयर है टाइपिंग का, ये परफेक्ट है। हाँ, और कागज से तो टाइप नहीं करवाते हैं, सीधा सॉफ्टवेयर में दिखता है, उसी को देख के टाइप करना है। हाँ, उसमें क्या होता है कि आधी स्क्रीन पे आपको मैटर दिया हुआ होता है, वो देख के आपको नीचे आधी स्क्रीन पे टाइप करना होता है। आप जो टाइप करते हैं उस टाइम वो भी दिखता है क्या? क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर वाला पैराग्राफ तो दिखता है, लेकिन जो आप टाइप कर रहे हो वो गायब होता जाता है। मतलब राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं ना जिनमें टाइपिंग होती है, उन सब में यही सिस्टम है, आधा पैराग्राफ आपके ऊपर रहेगा, और उसको आपने मान लो पैराग्राफ को टाइप कर दिया आधे को, तो आपको स्क्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रॉल करके आप, जैसे हिंदी में मेरे पूरा पूरा पैराग्राफ टाइप हुआ था, वो उतना था जितना मैंने टाइप कर दिया था। अगर पैराग्राफ टाइप हो जाता है तो आप स्पेस देके उसको दोबारा शुरू कर सकते हो। हाँ, दोबारा शुरू मौका मिलता है, हाँ, ठीक मौका है। मिलता है। अब क्योंकि सारी बातें हमने कर ली है, सर ने अपना अनुभव आपके साथ में शेयर कर दिया है। अब एक सवाल ये है कि आपका 2-3 भर्तियों में सिलेक्शन हो गया है, तो LDC ज्वाइन करोगे कि रीट ज्वाइन करोगे, कौन सा ज्वाइन करोगे? नहीं, अभी सिक्योरिटी पूरी की पूरी एलडीसी पे है, क्योंकि उनका प्रोविजनली अभी लिस्ट आई है उनकी, तो उनमें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, टाइम लगेगा। एलडीसी का तो अब बस 10 जुलाई तक हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी इसकी। तो सबसे पहले तो मैं एलडीसी को ज्वाइन करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि सेकंड ग्रेड को, अगर लास्ट में उसमें सिलेक्शन होता है तो उसको ज्वाइन करूंगा, सेकंड ग्रेड को। हाँ, क्योंकि टीचर है पहले से, तो कहीं ना कहीं पैशन है मेरी तरह कि भाई टीचिंग फील्ड ही अगर हमारी जिंदगी में रहा तो बहुत अच्छा हम आगे चलकर कर सकते हैं। तो विमल जी, धोरा क्लासेस पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जुड़ने के लिए, और हमारे साथियों को, भाइयों को, धोरा क्लासेस परिवार की सभी बहनों को, सभी छोटे बड़े साथियों को गाइड करने के लिए, अपना अनुभव शेयर करने के लिए एक बार दिल से आपको थैंक यू। धन्यवाद महावीर जी। ओके, तो हम मिलते हैं आगे नए वीडियो सेशन में। बने रहिए, धोरा क्लासेस परिवार हमेशा आपके लिए तैयार रहता है सही समय पर सटीक जानकारी पाने के लिए।
निःशुल्क यूट्यूब पर तैयारी करने के लिए और धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर फ्री नोट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, धोरा क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। और सर से भी अभी निरीक्षण जो है वो जारी है, तो इनका भी ये मानना है कि धोरा क्लासेस अभी जिस दिशा में काम कर रहा है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है और सफलता की सीढ़ियां निरंतर हम आप लोगों के साथ में चढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप प्यार मोहब्बत बनाए रखेंगे, हम भी आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा, खमा गणी, जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।